श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चलो, तो हमने वर्ण उपक्रम पढ़ रहे थे और 5 वर्ण उपक्रम पढ़ लिए थे शुरुआत के। कौन कौन से थे? 60 में से अवतर्पण, आलेप, परिषेक, अभ्यंग, स्वेदन। ठीक है, अब अपन आगे छठा पढ़ेंगे, दैट इज विमलापन। विमलापन के लिए क्या कह रहा है देखो। स्थिराणाम यानी जो स्थिर है, रुजताम मंदः यानी जिसकी रुजा कैसी है, मंद रुजा है। ठीक, कार्यम विमलापनम भवेत्, अभ्यज्यः स्वेदयित्वा तु वेणुनाट्यतः शनैः विमर्दयेत् भिषक्प्राज्ञः तलेन अंगुष्ठकेन वा। यानी हमने जब चरक पढ़ा था तो चरक में जो कठिन गुल्म था, कठिन किसका लक्षण? कफज गुल्म का लक्षण। तो जो कठिन गुल्म था या कफज गुल्म था, उसमें हमने अंगूठा रख के उसको चला करके उसका क्या किया था? विमलापन किया था। ठीक है, यानी ऐसा गुल्म जो कठिन हो, स्थिर हो, ठीक, तो उसमें हम क्या करते थे? अंगूठे से, अंगूठे के तल से या किसी नाड़ी से, नाड़ी मतलब कोई बांस है, बांस के टुकड़े से उसको दबाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे विमलापन होगा। तो ये विमलापन हमने जो है कौन से गुल्म में किया? कफज गुल्म में किया था। तो यहाँ वर्ण उपक्रमों में भी बता रहे हैं। और हमने क्या बोला था कि भैया कि जो वर्ण उपक्रम है उनमें जो शुरू के 11 हैं वो किससे रिलेटेड है? वो शोथ के उपक्रम में भी रिलेटेड है। ठीक है, तो शोथ क्या भाई? कफज गुल्म, गुल्म ही जो है वो आगे चल के क्या बना देता है? ग्रंथि बना देता है। तो अगर वो कफज ग्रंथि बन जाए, कफज गुल्म टाइप की बन जाए, तो हम क्या कर देते थे? विमलापन कर देते थे। तो वो यूज हो सकता है। तो यानी क्या मतलब है कि स्थिर गुण किसका? कफ का। ठीक है, मंद रुजा किसका? कफ का। तो ऐसी कफ वाली स्टेट में हमको क्या कर देना है? हमको या तो अंगूठे से या किसी वेणु या नाड़ी से हमें क्या कर देना है? उसका विमलापन कर देना है, अंगूठे से या फिर किसी वेणु की नाड़ी से। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर आपको श्लोक में स्टार्टिंग में दोनों लक्षण कफ कफ के दिखे, ठीक है, यानी स्थिर भी गुण किसका? कफ का, मंद गुण भी किसका? कफ का, तो आंसर किसकी तरफ चले जाओगे आप? जो एकदम कफनाशक। क्या हो गया कफनाशक भाई? विमलापन करना, दबाना। ठीक है, वहीं अगर एक श्लोक तो दिखे आपको किसका भाई? ऐसे स्टार्ट हो कि रुजवताम दारुणानाम, तो दारुण रुजा किसका लक्षण? वात का। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वात का। और कठिना नाम, कठिन, कठिना नाम मतलब कठिन गुण किसका? कफ का। वात और कफ शामक, तो फिर कौन सा उपक्रम यूज करेंगे अपन? स्वेदन वाला। ठीक है, तो स्वेदन में क्या था? स्वेदन जो होता है वो गर्म होता है और वात और कफ शामक दोनों होता है। तो रुजवताम दारुणानाम कठिनानाम, ये किसका लाइन है? स्वेदन वाले वर्ण उपक्रम की लाइन है। और स्थिराणाम रुजताम मंदम कार्यम, ये विमलापन की लाइन। ठीक है, तो स्वेदो विमलापन ये दो हमने पढ़ ली, कंपेयर भी कर लिया। सातवें पे आ जाते हैं। सातवां क्या कह रहा है? उपनाम। ठीक है, अवतर्पण, आलेप, परिषेक, अभ्यंग, स्वेदो, विमलापनम, उपनाह। तो उपनाह में क्या कर रहे थे? शोफयो उपनाहम तु कुर्यात आम विदग्धयो। ठीक है, अविदग्धः शमम याति, विदग्धः पाकम इति च। कह रहा है कि जो उपनाह होता है वो दोनों जगह काम आ जाता है। यानी अगर आमद शोफ हो तो वहां पर भी, और विदग्ध शोफ हो तो वहां पर भी। विदग्ध मतलब जो ठीक से भी पका नहीं। तो उपना किधर किधर काम आएगा? तो पेशेंट के शोफ की अगर स्टार्टिंग है, ठीक है, और वो आपके पास आया तो आपने क्या किया भाई? उपना जो है वो बांध दिया, तो वो क्या होगा? वो शोफ हो सकता है या तो वहीं की वहीं शांत हो जाए। ठीक है, और अगर पेशेंट जो है पश्चिमान शोफ की अवस्था में आता है, यानी विदग्ध शोफ की अवस्था में आता है, तो उस स्टेज में क्या करना? तब भी अगर आपने उपना बांध दिया तो क्या होगा? जो विदग्ध शोफ है या जो पश्चिमान शोफ है उसका क्या हो जाएगा? उसका पाक हो जाएगा। पाक हो जाएगा तो फिर वो विद्रति बन जाएगी, और विद्रति जब फूट जाएगी तो वर्ण बन जाएगा और वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं विदग्ध। तो उपना जो है किधर किधर यूज आ सकता है? उपना जो है वो विदग्ध और आम दोनों शोफों में यूज किया जाता है। शोफयो उपनाहम तु कुर्यात आम विदग्धयो। ठीक, अविदग्धम शमम याति, विदग्धः पाकम इति च। यानी विदग्ध का पाक कर देता है उपना, और अविदग्ध को शम कर देता है। ये बात हमें ध्यान करनी है। तो क्वेश्चन आ गया ऐसे कि ऐसा कौन सा उपक्रम है वर्ण उपक्रमों में जो अविदग्ध शोफ में शमन कर देता है और विदग्ध शोफ को पाक कर देता है? तो आंसर इज
उपनाम। ठीक है, चलो हमने जो है क्या बोलते हैं, एक लाइन पढ़ी थी, हितम संभोजनम चापी पाकाय अभिमुखो यदि, यानी हितकारी भोजन करना चाहिए, हितम भोजनम चापी, ठीक है, विदाही अन्नपान नहीं करना चाहिए। तो चरक में भी हम शोध में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे भाई, कि शोध में कौन सी भेषज उत्तम, अविदाहिनी अन्नपानानी, ऐसे करके चरक में लाइन है। ठीक है, तो सुश्रुत भी यही बात कह रहा है कि जो शोफ का व्यक्ति हो उसको कैसा खान पीन देना है, देखो उसे हितम संभोजनम चापी पाकाय अभिमुखो यदि, यानी ऐसा खाना पानी देना है जो उसके लिए हितकारी हो, यानी को क्या ना करे, विदाह भोज ना करे। तो ये बात चरक भी कह देता है, चरक डायरेक्ट बोल देता था कि भाई शोथ में कौन सी भेषजम उत्तमम, अविदाहिनी अन्नपानानी शोफजम भेषजम उत्तमम। ठीक है, तो ऐसा अन्नपान जो अविदाही हो वो शोफ को या शोथ को ठीक करने की बेस्ट मेडिसिन होगी। ठीक, अविदाहिनी अन्नपानानी चरक बोला, अहितम संभोजनम सुश्रुत बोला। अब चरक में व्रण व्रण की जो हमने चिकित्सा करी थी उसमें आदि में क्या होता था, व्रण, तो व्रण जो है वो अपने आदि में क्या होता है, शोफ होता है। ठीक है, तो चिकित्सा क्या करवाते थे, रक्त मोक्षण करवाते थे, यानी क्या बोल रहे हैं कि पूर्व रूपम भिषक बुद्ध्वा व्रणानाम शोफमम आदितः रक्तवसेचनम कुर्यात अजात व्रण शांतये। तो चरक में जब हमने चिकित्सा स्थान पढ़ा था तो वहां क्या लिखा था कि यदि वैद्य को बोध हो जाए पूर्व रूप में ही व्रण के, तो व्रण का पूर्व रूप क्या, शोफ, तो शोफ के आदि में यानी शोफ में यदि आपको पता चल जाए कि ये जो है बाद में व्रण बनेगा, तो उसी समय हमको क्या कर देना चाहिए, रक्तावसेचनम कुर्यात, रक्त का अवसेचन कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो व्रण नहीं पैदा हुआ है अभी, यानी अभी वो हुआ ही नहीं है, शोफ की अवस्था में ही है, तो अजात व्रण शांत, अजात व्रण जो होगा वो शांत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो शोध में अब ये शोफ की स्टेज में आया है और आपने सोचा कि अभी जो मैं शस्त्र कर्म कर दूं इसका, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वही आम शोध की अवस्था में कभी भी कट लगाते नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर उसके आम अवस्था में निकालोगे तो वो क्या कहलाओगे, आप चांडाल कहलाओगे। तो आमद शोध के में चीरा लगाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता था, चांडाल बोला जाता था, ये बात हमें पहले पता है। ठीक है, तो इसका मतलब व्रण के आदि में या फिर शोफ की स्थिति में क्या चिकित्सा करनी चाहिए, रक्त मोक्षण करनी चाहिए। इससे होगा क्या, कभी भी वो व्रण जो है बनेगा ही नहीं, तो अजात स्थिति में ही व्रण जो है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हमने पढ़ लिया, क्या ये हमने पढ़ लिया अगला उपक्रम। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रक्तस्रावन हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं विस्रावण। तो विस्रावण में क्या है भाई, कि अचिर उत्पत्तिते शोफे कुर्यात शोणित मोक्षण, यानी अचिर, चिर मतलब क्या होता है, लंबा, और अचिर मतलब क्या होता है, नया। ठीक है, तो अचिर उत्पत्ति जो शोफ हो उसमें शोणित मोक्षण करना चाहिए, ऐसा क्या कह रहे, सुश्रुत कह रहे। सेम बात थी तो हम चरक में भी पढ़ के आए थे कि भाई शोक के आदि में या जो व्रण नहीं पैदा हुआ है वहां पर रक्त अवशेषण कराना चाहिए। अब रक्त अवशेषण बोल दो चाहे सुश्रुत कहते हो, शोणित मोक्षण बोल दो, बात एक ही है। तो विस्त्रावण अचिर उत्पत्तित शोफे, ठीक है, जो शोक नया हो, शोफ नया हो यानी व्रण का पूर्व रूप हो, ठीक है, तो वहां पर क्या कर देना चाहिए, शोणित मोक्षण कर देना चाहिए, रक्त मोक्षण कर देना चाहिए। अगर शोफ के लक्षण विष के जैसे हों तो क्या करेंगे, अगर शोक के लक्षण विष के लक्षण जैसे हों तो जलोका या प्रच्छान विधि से रक्त मोक्षण करें, ऐसा सुश्रुत कह रहे हैं। सविशेष विशेषेण जलोकौ भी पदे ही तथा, तो जलोका तो क्या हो गया, जलोका यानी हमारा जो रीच हो गया वो, और पदई मतलब प्रच्छान, प्रच्छान कर्म जो करते हैं इनसे, इसको टैप करके। ठीक, ये कब करना है, जब वो शोफ जो हो विष से युक्त हो। तो नॉर्मल शोफ दिख जाए यानी व्रण की पूर्व अवस्था में तो रक्त मोक्षण करवा दो, लेकिन अगर विष युक्त शोफ हो तो जलोका से रक्त मोक्षण करवाना है या प्रच्छान कर्म करवाना है। ठीक है, तो अगर विष से युक्त शोफ हो तो रक्त मोक्षण किससे करवाना है, जलोका भी पदई तथा। ठीक, 9 क्रम हो गए। 10वां बात कर लेते हैं। 10वें में क्या है भाई, स्नेहपान। स्नेहपान में क्या बोल रहे हैं, देखो अब देखो श्लोक कैसे स्टार्ट होता है, स उपद्रवाणाम रूक्षाणाम कृशाणाम व्रणशोषिणाम। देखो, रूक्ष वात का गुण, क्रश वात का गुण, व्रण शोषण, व्रण की वजह से शोषित हो गया वो व्यक्ति, पतला हो गया, तो वो भी वात का गुण, पेशेंट में क्या बढ़ गई, वात बढ़ गई।
तो इसमें क्या लिखता है, स उपद्रवाणाम रूक्षाणाम कृषाणाम व्रण शोषिणाम, इसमें क्या करेंगे, स्नेहपानम विधीयते, इसमें स्नेहपान करवाना है। ठीक है, अब इसमें लिखा है स उपद्रवाणाम से लाइन स्टार्ट हो रही है, तो स उपद्रव मतलब क्या होगा। ठीक है, स उपद्रव मतलब कि भाई व्रण जो है वो नया है कि पुराना हो गया, पुराना हो गया। और जब भी कोई बीमारी पुरानी हो जाएगी तो व्रण के अगर जीर्ण अवस्था में क्या बढ़ेगी, वात बढ़ेगी। तो व्रण अगर जीर्ण हो गया है, व्रण के आदि में करवाओ रक्त मोक्षण, यानी जब व्रण बना भी नहीं है शोफ की अवस्था में तो रक्त मोक्षण करवा दो, लेकिन अगर व्रण बहुत पुराना हो गया हो तो बात बढ़ गई है तो वहां स्नेहपान करवा। ठीक है, तो स उपद्रव में बात की कंडीशन, रूक्ष में बात की कंडीशन, कृष्ण में बात की कंडीशन, व्रण शोष में बात की कंडीशन। ठीक है, क्रश मतलब क्रश हो गया व्यक्ति। ठीक है, तो इस पूरी लाइन में, लाइन से सारे कैसे हैं, वात वात के लक्षण है। तो अपन क्या करवाएंगे, स्नेहपान। क्यों, क्योंकि हमें पता है स्नेहपान क्या है भाई, वात का शामक है। ठीक है, तो स से स्नेहपान और स से स उपद्रवाण, ये ट्रिक हमें ध्यान करनी है, बाकी कॉन्सेप्ट तो ध्यान रखना ही है। ठीक है, लेकिन ट्रिक कैसे, क्योंकि अभी आएगा नेक्स्ट आगे। तो स्नेहपान का श्लोक किससे स्टार्ट हो रहा है, स उपद्रवाण रूक्षाणाम, इससे स्टार्ट हो रहा है, उसमें स्नेहपान करने को बोला है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, वमन। तो वमन में क्या है भैया, वमन कब करवाएंगे, वमन तब करवाएंगे जब आपका व्रण जो हो उसका मांस जो है वो बढ़ा हुआ हो, या ऐसा शोफ हो जो कफ से युक्त हो या कफ से जुष्ट हो। तो कैसे लिखता है देखो, उत्सन्न मांसम शोफे कफ जुष्टे व्रणे प्रच्छर्दनम हितम, यानी ऐसा व्रण जिसमें प्रच्छर्दन हितम है। कौन सा व्रण होगा ऐसा, ऐसा व्रण होगा जिसमें शोफ युक्त या कफ युक्त जो है वो शोफ हो, और जिसमें उत्सन्न मांस यानी मांस बढ़ा हुआ हो। और हमें पता है कि मांस बढ़ा होना या मांस युक्त होना ये किसका लक्षण, कफ का लक्षण। और कफ में कौन सा उपक्रम करवाते हैं, वमन उपक्रम करवाते हैं। तो वमन कहाँ करवाएंगे, ऐसे शोफ में जो मांस उत्सन्न हो या कफ युक्त हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट के 12वां उपक्रम दैट इज विरेचन। विरेचन में क्या है भाई, कि पहले बताओ मेरे को कि ज्वर में आप किस अवस्था के अंदर विरेचन करवाते थे। ठीक है, ज्वरांते रेचनम दद्यात् ऐसे करके था ना। ठीक है, तो ज्वर की लास्ट अवस्था में विरेचन करवाते थे। तो यानी ज्वर की जीर्ण अवस्था में हम क्या करवाते थे, विरेचन। तो ज्वर के अंत में या ज्वर की जीर्ण अवस्था में कौन से दो दोष थे जो बढ़ते थे जिसके लिए अपन विरेचन करवा रहे। देखो, ज्वर के आदि में तो पित्त बढ़ता था, लेकिन ज्वर के अंत में हल्का पित्त कम होता था लेकिन वात बढ़ते थे। तो हम मानते थे कि वात और पित्त दोनों जो है वो रहते हैं किस अवस्था में, ज्वर के जीर्ण अवस्था में। ठीक है, हेंस, और हाँ, जो आम की अवस्था थी वो तो हट गई। क्यों, क्योंकि आपने ज्वर के आदि में लंघन करवा दिया तो कफ तो हट गया कंप्लीटली, पित्त हल्का सा कम हुआ, पूरा कम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ज्वर की जीर्ण अवस्था में वायु और पित्त इनकी स्थिति रहती है। तो अब ज्वर की तरह ही सोचो, ऐसा व्रण जो पुराना हो गया हो, तो जिसमें वात और पित्त बढ़े हुए हों, तो उसमें क्या करवा सकते हैं, विरेचन करवा सकते हैं। तो जिस तरह ज्वर के पुराने होने पे पित्त और वात बढ़े हुए थे तो हमने विरेचन करवा दिया था, ज्वरांते विरेचनम, वैसे ही अगर ऐसा व्रण जिसमें पित्त और वात बढ़े हुए हों या जो दीर्घ काल से बैठा हुआ हो, तो उसमें हम क्या करवा देंगे, विरेचन। अब इस लाइन को देखो क्या कहता है, विरेचन की लाइन में ऐसे बोलता है, वात पित्त प्रदुष्टेशु, वात पित्त जहां प्रदुष्ट हो गए हों, तो हमें पता है ज्वरांते रेचनम, तो वहां पे वात पित्त वाली से वात पित्त प्रदुष्टेतु ज्वरांते रेचनम, तो रेचन करवा दें, यहीं से हमें पकड़ लिया। या फिर दूसरा, अब और आगे समझ लो, दीर्घ काल अनुबंधेशु, दीर्घ काल बहुत दिन से वो जो बैठ गया है, तो दीर्घ काल में कि जीर्ण अवस्था हो गई, तो जीर्ण अवस्था में क्या बढ़ती है, वात। लेकिन अब ये और स्पेशल कह रहा है, जीर्ण अवस्था में वात और पित्त दोनों की बात कर रहा है। अगर श्लोक ऐसा देखे जिसमें जीर्ण अवस्था तो है लेकिन सारे लक्षण किसके बोल रहा है, वो वात वाले बोल रहा है, स उपद्रव रूक्ष कृष्ण व्रण शोषण ऐसे वाली बात बोल रहा है, तो वहां हम स्नेहपान करवाएंगे। लेकिन अगर वात और पित्त दोनों की सिग्नेशन बोल रहा है तो अपन क्या करवा देंगे, ज्वरांते रेचन करके। तो वात पित्त प्रदुष्टेषु दीर्घ कालानुबंधेषु, ठीक, विरेचनम प्रशंसन्ति व्रणेषु व्रण कोविदः, जो व्रण कोविद है यानी जो व्रणों की नॉलेज रखता है वैद्य, उसको ऐसे वात पित्त से प्रदुष्ट व्रण में जो दीर्घ काल के होने की वजह से हो जाए, वहां पर विरेचन करने की प्रशंसा वो करते हैं। चलिए, वमन हो गया, विरेचन हो गया, अब बात करते हैं छेदन। अब छेदन क्या था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने गुल्म पढ़ा, ग्रंथि पढ़ा, विद्रति पढ़ा, व्रण पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ क्या था जो इनमें से पकता नहीं था, ग्रंथि। ग्रंथि नहीं पकती, ग्रंथि और अर्बुद जो होते हैं इनमें पाक होता नहीं है। तो ग्रंथि और अर्बुद जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कठिन होते हैं,
स्थिर होते हैं, यानी एक जगह पे स्थायी होते हैं और एक जगह पे कठिन होते हैं, यानी वो फैलते फूलते नहीं है। ऐसे हम अर्श में भी पढ़ेंगे, ऐसा अर्श जो कठिन हो, स्थिर हो, जो अपनी जगह से भागे भूगे नहीं, तो वहां पर हम शार कर्म करवाएंगे या शस्त्र कर्म करवाएंगे? वहां हम शस्त्र कर्म करवाएंगे। और ऐसा अर्श जो कठिन ना हो यानी मृदु हो, तो और स्थिर ना हो यानी प्रसर हो, फैल जाए, ठीक है। तो जो भी चीज सॉफ्ट होगी वो फैलेगी, जो कठिन होगी वो एक ही जगह बैठी रहेगी। तो जो चीज एक ही जगह बैठी रहेगी, कठिन हो स्थिर हो, वहां अपन क्या कर देंगे? छेदन कर देंगे। छेदन क्या? एक तरीके का शस्त्र कर्म। तो अर्श में भी ऐसा अर्श जो कठिन और स्थिर हो, वहां क्या करवाते थे? छेदन यानी शस्त्र कर्म करवाते थे, ना कि शार कर्म, ठीक है। तो चलो इधर हम बात करते हैं व्रण की। तो ऐसा व्रण यानी ऐसा शोफ जो ग्रंथि या अर्बुद की फॉर्म में हो, उधर हम क्या करवा देंगे? वहां हम छेदन करवाएंगे, भेदन करवाएंगे या लेखन करवाएंगे? वहां डायरेक्ट छेदन करवा देंगे। तो ग्रंथि और अर्बुद में क्या करवाते थे? छेदन करवाते थे। अब इस बात को पूरी को समझ के व्रण में अप्लाई करते हैं, यानी ऐसा व्रण या ऐसा शोफ जो अपाक हो, यानी जिसमें पाक होता नहीं हो, जो कठिन हो, जो अपनी जगह पर ठोस हो, और जो स्थिर हो यानी फैलता फूलता नहीं हो, तो वो उसमें अपन क्या करवाएंगे? छेदन करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसा जब भी बात हो तो हमको छेदन करवाना है। अब मान लो किसी के डायबिटीज है, ठीक है, और डायबिटीज में उसके जो अंगूठा है उसमें गैंग्रीन हो गया है, ठीक है। तो अंगूठे को भी काट कर क्या कर देते थे अपन? अलग कर देते थे, है ना। तो वहां भेदन थोड़ी करते थे, है ना। तो वहां क्या करते थे? डायरेक्ट छेदन कर देते थे कि भाई आपका तो पूरा जो है पैर कटेगा या आपका अंगूठा जो है वो कटेगा। तो काट करके अलग कर देते हैं, किसमें? डायबिटीज के गैंग्रीन में। तो छेदन कब किया? छेदन वहां किया जिस ग्रंथि में जो है भाई वहां पाक होने वाला नहीं है, या फिर जो है कोई व्रण है जो ऐसा हो गया, दुष्ट व्रण टाइप का हो गया, ठीक है। तो वैसे ही अगर व्रण में यदि कोई स्नायु का कोत हो गया हो, यानी गैंग्रीन की सिचुएशन हो गई, वो सेल डेड हो गई हो, तो भी वहां पर हम क्या करवा देते हैं? छेदन करवा देते हैं, ठीक है। तो अब श्लोक देख लेते हैं कि दो कंडीशन में छेदन करवाना है। एक, ऐसा ग्रंथि अर्बुद की अवस्था जहां कठिन और स्थिर शोफ हो गया हो या पाक हो, ग्रंथि अर्बुद जैसा हो, वहां पर छेदन करवाएंगे, काट के अलग कर देंगे। या जहां स्नायु में कोत हो गया हो, यानी कोत मतलब सड़न हो गई हो, तो डायबिटीज के गैंग्रीन जैसा सोच लेना, तो वहां पर भी छेदन करवाते हैं। श्लोक क्या है? अपाकेशु तु रोगेशु कठिनेशु स्थिरेशु च, यानी अपाक होने वाला कठिन और स्थिर शोफ जो हो, ऐसे रोग में हमें छेदन करना है। स्नायु कोथादिषु च तथा छेदनम प्राप्तम उच्यते, यानी ऐसा ऐसा रोग यानी ऐसा शोक जिसमें क्या हो? स्नायु कोथ हो गई हो, गैंग्रीन हो गया हो, वहां भी हमको छेदन करना है, ठीक है। तो छेदन दो स्थितियों में करवाते हैं, एक स्थिर और कठिन व्रण में, और स्थिर और कठिन ग्रंथि अर्बुद में, और दूसरा जहां कोथ ही हो गया हो, वो चीज डेड हो गई हो स्नायु कोथ में, ठीक है। चलो भेद, छेदन हो गया। भेदन, अब भेदन कहाँ करवाएंगे? जहां पर अंदर क्या भर गया हो? पूय बढ़ गया हो, लेकिन उसका मुंह जो है वो खुला हुआ नहीं हो। जब मुंह खुला नहीं होगा तो मुंह खोल देंगे उसका, पस के लिए क्या करके? भेदन करके। अंतः पूय अवक्त्रेषु, अंतः पूय अंदर पूय है, और उसमें क्या मतलब अंदर पूय पस भरा हुआ है, पर मुंह जो है वो ओपन नहीं है, अवक्त्रेषु। तो ये क्या है? ये एक तरीके की विदृति जैसी अवस्था है, ठीक है। तो और विदृति में क्या करते थे अपन? छेदन, भेदन या लेखन? विदृति में हम भेदन करते हैं, भेदन। भेदन मतलब चीरा काट के अलग करेंगे। तो अंतः पूयः अवक्त्रेषु, अंदर पूय भरा हुआ है, मुंह नहीं है। तथैव उत्संगः, तू अपि उत्संगित है, उठा हुआ है। तो ऐसी स्टेट में क्या करेंगे? भेदनम प्राप्तम उच्यते, उसमें भेदन करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी भाई? 15वां व्रण उपक्रम, दैट इज दारण। दारण मतलब क्या होता है? फट जाना, है ना। तो देखो, अगर कोई भेदन करवाने से डरे, या कोई ऐसी जगह पे व्रण हो गया हो, या ऐसी जगह पे शोफ हो, या ऐसी जगह पे पाक हो जहां पर वो पाक जो है वो या तो मर्म के ऊपर हो, ठीक है, तो उस स्टेट में भी हमें क्या करना है? हम भेदन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी मर्म का आघात हो जाएगा तो इंजरी हो जाएगी। तो उसे फोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसे फोड़ेंगे छार से, छार से दलित कर देंगे, उसकी जो स्किन है उसको तड़का देंगे। तो मर्म ऊपरी, जब मर्म के ऊपर हो, च जातेषु रोगेषु उक्तेषु दारण, बाल वृद्ध असह क्षीण भीरु योषिताम अपि, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके शोफ या तो मर्म के ऊपर हो गया हो, या फिर जो व्यक्ति बाल हो, वृद्ध हो, असह यानी सहनशीलता नहीं हो उसमें, क्षीण हो यानी कि पतला हो, बहुत ज्यादा दुर्बल हो, और भीरु हो, क्षीण अभीरु नहीं, भीरु, भीरु मतलब डरपोक हो,
उसे डर लगता है इंस्ट्रूमेंट से, पता नहीं आपने जो स्कैल्पेल उसको लगाया भाग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, बोलना है भाई चल ठीक है, हम तेरे पे शस्त्र कर्म नहीं करेंगे, तो कौन सा कर्म करेंगे, शार कर्म करेंगे। और शार से हम क्या कर दे रहे हैं, धारण कर दे रहे हैं। तो धारण करने का बेस्ट द्रव्य कौन सा है हमारा, शार। तो इसीलिए लिखता है सुपिष्टैः दारुण द्रव्यैः युक्तैः शारेण वा पुनः। शार से या दारण के द्रव्य, दारुण द्रव्य नहीं दारण द्रव्य, सुपिष्टैः दारण द्रव्य, या तो धारण के द्रव्यों से या फिर क्षार से हमको क्या कर देना चाहिए, धारण कर्म कर देना चाहिए। तो क्षार के अंदर क्षारीय गुण होंगे जो क्या कर देंगे, धारण कर देंगे। चलिए भाई, धारण के बाद, और धारण कहाँ करवाएंगे, धारण वहां करवाएंगे या तो व्रणशोभ जो हो किसी मर्म के ऊपर हो, या फिर जो है जो व्रणशोभ जो हो गया वो किसको हो गया है, या विद्रदीपाप जिसको हो गया है, किसको हो गया, उसको हो गया जो व्यक्ति भीरू है, बाल है, वृद्ध है, क्षीण है। ठीक है, चल अब बात करते हैं लेखन। कठिनान स्थूल वृत्तोष्ठान दीर्यमाणान पुनः पुनः। एक शोथ मान लो है स्किन पर, ठीक है, यानी स्किन पर है और वो बार बार फटता रहता है, तो दीर्यमान हो गया। फिर खुजली होती है और फिर फटता रहता है, यानी फिर पानी निकलता है, फिर वो सूखता है, फिर खुजली होती है और फिर फूट जाता है खुजलाने से। तो इसका मतलब वो शोथ किसका है, किस व्याधि का है, कुष्ठ का। तो स्किन पे होने वाले ऐसे शोथ जो बार बार होते रहते हैं, दीर्यमाणम पुनः पुनः, बार बार होता रहता है, खुजलाने पर फट जाता है लेकिन उसके बाद उदीर्ण हो जाता है, फट जाता है लेकिन उसके बाद पुनः पुनः आता भी रहता है। तो ये किसका है, ये कुष्ठ वाला जो है वो हमें कहीं ना कहीं कंडीशन दिख रही है, जैसे एक्जिमा टाइप में। ठीक है, ये स्किन के ऊपर छोटे 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 जो है वैसे शोफ टाइप के हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमको लेखन करना है। क्यों, क्योंकि हम पहले ही चरक में पढ़ चुके हैं, जब हमने कुष्ठ पढ़ा था तो किलासानी सकुष्ठानी लिखित, किलास में और कुष्ठ में, यानी कुष्ठ के साथ यदि किलास हो तो ये किलास क्या है, सब स्किन डिजीजेज है। ठीक है, ऐसे व्रण है एक्जिमा जैसे। तो उस सिचुएशन में क्या बोल रहे थे चरक, बोल रहे थे किलासानी सकुष्ठानी लिखित, लिखित मतलब लेखन, दैट इज कुष्ठ में अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करवाना है, लेखन करवाना है। ये हमें चरक से पढ़ाई है। ठीक है, तो हेंस जो दीर्यमाणा पुनः पुनः होगा अगर ऐसा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, चिकित्सा लेखन करेंगे। ओके, बिकॉज वहां की स्किन मोटी हो जाती है तो स्क्रब करके उस पूरे एरिया को हटा देते हैं। ठीक, कठिन उत्सन्न मांसांश लेखनेन आचरेत भिषक। इस तरीके की कठिन जो बार बार व्रण बन रहा है तो उस जगह वो कैसे हो गई कठिन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या, कठिन उत्सन्न मांसांश लेखनेन आचरेत भिषक, लेखन करके उसको लेखन करके जो है साफ कर देना है कुष्ठ के व्रण। ठीक, तो कुष्ठ के व्रण में लेखन कराने को चरक कह रहे थे और उसी बात को सुश्रुत यहाँ पर लेखन को कैसे समझा रहे हैं, दीर्यमाणा पुनः पुनः, दीर्यमाणा पुनः पुनः में लेखन करके साफ कर देंगे, जैसे कुष्ठ क्लास में हमने लेखन करा था चरक। चलिए अब बात करते हैं 17वां व्रण उपक्रम, दैट इज एषण। तो एषण में क्या लिखता है, लिखता है नाड़ी व्रणान शल्य गर्भान उन्मार्गो उत्संगिनः शनैः करीर बाल अंगुलिभिः एषणया वेशयेत भिषक। इसे समझते हैं क्या कह रहा है। नाड़ी व्रण में एषण करते हैं कि नहीं करते, यानी जब नाड़ी व्रण हो जाए, यानी ऐसा व्रण बन जाए जिसके अंदर अलग 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 क्या है, नाड़ियां हैं। ठीक है, तो देखने के लिए कि कौन सी नाड़ी कितनी लंबी है, उसके मार्ग की प्रोबिंग करने के लिए हम प्रोबिंग करने के लिए किसका यूज करते थे, एषण का यूज करते थे। पहली चीज खत्म हो गई। तो नाड़ी व्रणान किसका यूज करेंगे, एषण का। ठीक है, एषण कर्म करेंगे क्योंकि नाड़ी व्रण का देखना है कितना डीप है। दूसरा बोल रहे हैं शल्य गर्भान, यानी गर्भ जो है अगर गर्भ में कोई शल्य पहुंच गया, ठीक है, यूट्रस में, तो हम उसे कैसे पता करेंगे, तो उसे देखने के लिए भी तो हमें प्रोबिंग चलेगी ना। प्रोब करेंगे, प्रोब से हम क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे भाई बर्थ कैनाल की जो फोल्ड्स होंगे, यूट्राइन फोल्ड्स, उनको हटाएंगे, सर्विकल सर्विक्स वजाइना वाले को, तब कहीं जाकर के हम जो है चेक करेंगे कि जो प्रोब है उससे पता करेंगे शल्य जो है वो कहाँ तक है। फिर क्या बोल रहा है, उन्मार्गी। ठीक, तो उन्मार्गी होगा तो उसका मार्ग देखने के लिए भी तो एषण चाहिए रहेगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि करियत अंगुली भी ईषण या दूषण विषक। कहने का मतलब है कि भाई ऐसा जो उत्संगी व्रण हो, गर्भ में शल्य हो या नाड़ी के व्रण, तो वहां पर हमें ईषण कर्म जो है वो काम करे। तो ईषण करेंगे
किस में करेंगे या किससे करेंगे ऐशन? ऐशन करेंगे हम करीर यंत्र से, बाल से या उंगली से। ठीक है, तो इसलिए बोला है करीर बाल अंगुली भी, या तो उंगली से ऐशन करो या करीर से ऐशन करो या बाल से ऐशन करो। ठीक है, यस। तो करीर बाल अंगुली भी ऐशन या वेश, जैसा सूटेबल लगे उस हिसाब से हमें करीर बार अंगुली के द्वारा ऐशन करते हैं। आपका आगे से पूछ ले, करीर बाल उंगली के द्वारा ऐशन करते हैं कहाँ कहाँ? नाड़ी व्रण में, ठीक है, शल्य युक्त व्रण में, ठीक है, उन्मार्गी में, यानी उन्मार्गी क्या मतलब? भगंदर, ठीक है, और उत्संगी में, उत्संगी मतलब खोखले व्रण, ऐसे व्रण जो कैसे हो? हॉलो है। तो उन्मार्गी, उत्संगी, शल्ययुक्त और नाड़ी व्रणों में हम जो है क्या करेंगे? ईषण कर्म करेंगे। किससे? करीर बाल अंगुली भी। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई? नेक्स्ट कह रहा है कि नेत्र वर्ण के पास में कोई नाड़ी हो जो बहुत पतली हो, ठीक, गुद के पास की कोई नाड़ी रोग हो, ठीक, अवक्त्रा, अवक्त्रा मतलब जिसमें मुख नहीं दिखता हो, तो नाड़ी तो है बट बहुत छोटे मुंह वाली। अवक्त्रा नाड़ी मतलब, अब नाड़ी नहीं होगी, मुख तो होना चाहिए ना नाड़ी में, पर कह रहा है अवक्त्रा नाड़ी मतलब मुख तो होगा लेकिन बहुत छोटा मुंह होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ऐसी कंडीशन में बोल रहा है कि भैया चुच्चू उपाधिका करीर के द्वारा ऐषण करना है। क्लियर? तो अब ये चुच्चू क्या होता है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उपाधिका और करी शस्त्र जो हमने पढ़े हैं, तो करी शस्त्र के द्वारा क्या किया जाएगा? ऐषण किया जाएगा। तो क्या लिखता है? नेत्र वर्त्म गुदाभ्यास नाड्यो अवक्त्राहा, नाड़ी का मुख अवक्त्रा से भी बोल रहे हैं। नाड्यो अवक्त्रा मतलब ऐसी नाड़ी जो इसका मुंह बहुत छोटा है, और नेत्र वर्त्म मतलब आंख के पास वाली नाड़ी। तो वहां के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जो बता रहा है ऐषण करने के लिए, प्रोबिंग करने के लिए, ठीक है, नेत्र में, गुद में और अवक्त नाड़ी में। चुच्चु उपोदकजैहि श्लक्षणैहि करीरिहि ऐषयेतु ताहा। ठीक है, तो चुच्चु, उपोदक या उपादिका और करीर, इनके द्वारा नेत्रवर्ग, गुदाभ्यास, गुद की नाड़ी और अवक्त नाड़ी में हम क्या करते हैं? ऐषण करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आहरण, जो हमारा आज का लास्ट क्रम होगा। ठीक है, तो आहरण क्या है भाई? आहरण वहां होगा जिस व्रण में शल्य लगा हुआ हो, क्योंकि आहरेत शल्यम, शल्य को निकाला जाता है, इसी को तो आहरण कहते हैं। तो यथोक्तम आहरेत शल्यम प्राप्त उद्धरण लक्षण, यानी आहरण बोलो चाहे उद्धरण बोलो चाहे तुम इवन उत्पाटन बोलो, सबका मतलब, उत्पाटन मतलब उखाड़ के फेंकना, ठीक है, तो आहरण का मतलब भी निकालना, उत्पाटन मतलब भी उखाड़ के फेंकना, उद्धरण मतलब भी निकालना, तो सबका मतलब एक ही है, ऐसा ही कह रहे हैं। पर ये कब करते हैं? जब शल्य निकालना हो। तो शल्य निकालने के लिए कौन सा शस्त्र कर्म या कौन सा वर्ण उपक्रम यूज करेंगे भाई? आहरण यूज करेंगे सुश्रुत में। अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो वहां आहरण ना बोल करके क्या बोल देता है? उत्पाटन बोल देता है। अष्टांग संग्रह पढ़ेंगे तो ना वो आहरण बोल रहा है ना उत्पाटन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? उद्धरण बोल रहा है। ठीक है, हालांकि तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। और क्या मतलब है? शल्य को निकालना। आहरण सुश्रुत, उत्पाटन अष्टांग हृदय और उद्धरण धरण मतलब संग्रह, तो संग्रह। ठीक, ट्रिक हो गई। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।